हेलो बच्चों, मैं ज़रीफ़ अकबर, भौतिकी का शिक्षक। एक्चुअली क्या हो रहा था कि हम लोग फ़िज़िक्स को इंग्लिश में पढ़ रहे थे, लेकिन चूँकि मैंने भी चीज़ों को समझने की कोशिश किया और बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि सर चीज़ों को जब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, कोई विषय जब हम लोग पढ़ते हैं, कोई सब्जेक्ट जब हम लोग पढ़ते हैं और वो सब्जेक्ट अगर अपनी भाषा में पढ़ते हैं, अपनी भाषा इन द सेंस कि आप जिस भाषा को आराम से समझ सकें, तो जो हमारे गांव के बच्चे हैं या कुछ शहर के भी बच्चे हैं जो हिंदी, जैसे ख़ास करके बिहार बोर्ड के बच्चे, वो ज़्यादातर 99.9% बच्चे क्या होते हैं कि वो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बिहार बोर्ड को आप इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते, लेकिन ज़्यादातर बच्चे, अधिकतर बच्चे बिहार बोर्ड में बिहार बोर्ड से अगर क्लास 10th पास करते हैं तो वो हिंदी में पढ़ते हैं। तो उन बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि सर शुरू हम लोग करेंगे फ़िज़िक्स को, दैट इज़ भौतिकी को, हिंदी माध्यम में। तो मैंने भी प्रयास किया और समझने की कोशिश किया। तो चूँकि मैं भी ऐसे ही बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं ये फाइनल कर लिया कि उन बच्चों के लिए भी कुछ करूं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कुछ तो हो ही रहा है, अब हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली कुछ किया जाए। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम से क्लास 10th पास किए हैं, लेकिन उसको इंग्लिश भी समझ आ जाती है। तो ये उन बच्चों के लिए जो स्पेशली हिंदी मीडियम को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग बात ना करके सीधे काम की बात करना शुरू करें। तो आज फिज़िक्स में हम लोग बहुत अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन फ़िज़िक्स क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो फिज़िक्स दैट इज़ भौतिकी, जैसे मैंने यहाँ पे सारी बातें लिख दिया है। तो आप अगर NCERT हिंदी में निकालिएगा, हिंदी की किताब मेरे पास उपलब्ध नहीं है तो मैं लैपटॉप में निकाल के रखा हूँ। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 1, वो चैप्टर 1 का नाम है भौतिक जगत। भौतिक जगत, अब भौतिक जगत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल वर्ल्ड। या आप अगर हिंदी वाला जो SC वर्मा है, SC वर्मा की किताब है भौतिकी की समझ, इस किताब को भी फॉलो कर सकते हैं। ये भौतिकी की समझ में जो चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है? सबसे पहला चैप्टर है भौतिकी का परिचय। बहुत अच्छी किताब है, अब इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो भौतिकी का परिचय, आज हम लोग भौतिकी का परिचय, जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हमको दुबई जाना है तो दुबई के बारे में हम एक्साइटमेंट क्यों होते हैं कि दुबई जाना है? क्योंकि दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो उसी तरह से किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उसके अंदर क्या खूबियां हैं, उसके अंदर क्या मज़ा आने वाला है, तो हम लोग उसको शुरू करेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले हम उसके मज़े के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वैसे ही जैसे क्रिकेट खेलने में बहुत मज़ा आता है, तो हमें क्रिकेट के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही भौतिकी को समझने के लिए मुझे क्या चाहिए? भौतिकी में के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें कैसा मज़ा आने वाला है, दैट वेरी मज़ा, उस मज़ा के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 भौतिक जगत। याद रहे कि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आता, इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपके इम्तिहान में, आपके परीक्षा में नहीं आने वाला। लेकिन चूंकि ये आपको ये समझाएगा कि हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, इसीलिए इसका इंट्रोडक्शन चाहिए। तो जब भी कोई चीज़ हम लोग शुरू करते हैं तो उसका परिचय बहुत ज़रूरी है। तो आज उसके परिचय के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फिज़िक्स क्या है, इसको जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं लिख के रखा था, वो मैंने मिटा ही दिया। चलिए कोई बात नहीं है। तो फिज़िक्स क्या है उसके बारे में हम लोग जानने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। ठीक है, एक मैं कोटेशन लिख के रखा हूँ, मैथ्यू केकू नाम है, मैथ्यू केकू। मैथ्यू केकू एक बहुत बड़ा फिजिसिस्ट, फिज़िक्स जानने वाले हैं, है ना। तो उनका कहना है कि अगर आपको फ्यूचर के बारे में जानना है, आपको समझना है किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में, तो आपको भौतिकी की समझ होनी चाहिए। तो भौतिकी की समझ के बिना आप फ्यूचर के बारे में नहीं जान सकते। ये भौतिकी क्या है, क्या इतना इम्पॉर्टेंट है कि बड़े बड़े लोग भौतिकी, सर आइजैक न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फिज़िक्स को प्रमोट करने की कोशिश किया। बहुत सारी चीज़ों को लेके उन्होंने आगे बढ़ा। ठीक है, तो फिज़िक्स को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फिज़िक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिकी। क्या है भौतिकी? इसी को जानते हैं। इसको जानने से पहले भौतिकी एक्चुअली किसका पार्ट है? बेसिकली भौतिकी है आपका विज्ञान का पार्ट। विज्ञान होता क्या है? विज्ञान कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हैं
और उसमें अगर आपके दिमाग में सवाल आता है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, ये क्या है, कैसे हुआ और क्यों हुआ, तो उसमें जब आप कारण खोजने की कोशिश करते हैं तो आप समझ जाइए कि क्या पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। तो कोई भी बच्चा हो, कोई बड़ा हो, बूढ़ा हो, जो भी तर्क के साथ, लॉजिक के साथ चीज़ों को पढ़ता है, उसके बारे में प्रश्न करता है कि ये कैसे हुआ, तो समझ जाइए वो साइंस की बात ही कर रहा है। तो साइंटिफिक स्टडी में हम लोग सवाल, तो समझ जाइए जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, जब लोग मान लेते हैं कि ऐसे ही है, तो वो साइंस नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे सवाल आता है, प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको जानने की हम लोग गहराई में कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वो साइंस बन जाता है, ठीक है। तो साइंटिफिक स्टडी की बात हो गई। साइंटिफिक स्टडी में बात कीजिएगा तो कुछ चीज़ें हैं, कैसे कैसे हम लोग चीज़ों को जानते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, ये अगर आप नेचर की बात करें तो नेचर में क्या होता है कि इस पेन को गिराएंगे, जैसे आपने सुना होगा एक बहुत फेमस प्रसिद्ध कहानी सुना होगा कि पेड़ में क्या था, सेब था। सेब कहाँ गिरा, नीचे गिरा। तो वहीं से सर आइजैक न्यूटन ने सोचा अरे सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था ज़माने से, जब से दुनिया बनी है, कि सेब वहाँ से छूटा होगा और ऊपर गया होगा। हमेशा किधर गिरता है, नीचे की तरफ। लेकिन जब वहाँ से सोचना शुरू किए, कौन, सर आइजैक न्यूटन, तब उन्होंने एक नई बात लेके आया। उसको बोलते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण। क्या कहते हैं उसको, गुरुत्वाकर्षण। तो सोचने से चीज़ें आती हैं। अब ये बोलिएगा गुरुत्वाकर्षण ही क्यों नाम इसका पड़ा, कोई नाम तो देना पड़ेगा ना। कोई भी बंदा जब दुनिया में नया आता है, जैसे पैदा होता है, तो उसका नाम देना पड़ता है। तो वो जो सेब और किसके बीच, पृथ्वी के बीच एक जो खिंचाव हुआ, उस खिंचाव को समझने के लिए हमने एक वर्ड, एक शब्द लेके आया। उसका नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण। ये गुरुत्वाकर्षण एक्चुअली क्या, नेचर में, जो प्रकृति में बहुत पहले से ही ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो प्रकृति में, कुदरत में जो चीज़ें हैं, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बेसिकली क्या हुआ कि वही मैं कह रहा था कि वो चूंकि हिंदी में मैं थोड़ी सी दिक्कत हो गई अभी, तो इसीलिए मैं कुछ चीज़ें लिख के लाया हूँ। एक्चुअली ग्रीक से चीज़ें आई, ये ऐसा था, इसको फिजिकी समथिंग। तो आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे उर्दू होता है, चाइनीज़ होता है। ये 15th सेंचुरी की बात, 15th सेंचुरी में ये वर्ड आया। ये इसको फिजिकी पढ़ा जाएगा। ये ग्रीक, क्या है ये, ग्रीक। ग्रीक मतलब ग्रीस एक कंट्री है, ठीक है। जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहते हैं, तो ग्रीस का जो लैंग्वेज है उसको ग्रीक लैंग्वेज कहते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में ऐसे फिजिक्स को लिखा जाता है और इसका मतलब होता है नेचर। यहीं से चीज़ें शुरू हुई। ग्रीस इन मामलों में बहुत आगे था और इसको क्या कहते हैं हिंदी में, प्रकृति। क्या कहते हैं, प्रकृति। तो कुदरत, उर्दू में क्या कहते हैं इसको, कुदरत। अब क्या है कुदरत और क्या है नेचर। नेचर वही है जो आप देखते हैं सारी चीज़ों को। नेचर में देखते हैं कि क्या है, एक पेड़ बड़ा हुआ, एक पौधा बड़ा हुआ, पेड़ बना, उसके बाद उससे जो पत्ते हैं वो हरे होते हैं। तो वो हरा होना क्या है, नेचर में पाया जाता है। अगर मैं बारिश की बात करूँ, ऊपर से हमेशा नीचे गिरता है पानी का टुकड़ा। इस तरह से जो दो चुंबक है, या तो कभी क्या करेगा, आकर्षण होगा उसमें, या विकर्षण होगा। लेकिन एक चुंबक और आयरन की बात करें, दोनों में क्या होगा, हमेशा आकर्षण होगा। इस पेन को गिरा देंगे, हमेशा कहाँ गिरेगा, इस कलम को गिराएंगे, हमेशा कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। तो ये सारी चीज़ें प्रकृति में हैं, बट ये प्रकृति में है, उसको ठीक से बिल्कुल साइंटिफिक स्टडी करेंगे, उसका जो वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। बट वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, उसको भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में कोई हम लोग भौतिकी को बहुत ज़्यादा एकदम मैथमेटिकल वे में, मतलब गणितीय रूप में नहीं पढ़ेंगे, बहुत टफ तरीके से नहीं पढ़ेंगे, जस्ट उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका परिचय देंगे। तो एक बात समझ आ गई कि इस वर्ड का, इस शब्द का जो ओरिजिन है, कहाँ से शुरू हुआ, फिजिकी, ये इस तरह का कुछ वर्ड है। और उसको हिंदी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रकृति। और प्रकृति में जो चीज़ें, जो भी चीज़ आप देखते हैं सब प्रकृति में। तो प्रकृति में जो चीज़ें हैं, अब कुछ नियम बन गया है कि इस कलम को गिराएंगे तो हमेशा नीचे गिरेगा। क्या नियम बन गया है कि पृथ्वी हमेशा दूसरी चीज़ों को क्या करती है, आकर्षित करती है, कभी भी क्या नहीं करती, विकर्षित नहीं करती। तो यही हमारा प्रकृति का क्या हो गया, नियम हो गया। इसी से फॉर्मूला सब आया, F इज इक्वल टू जो बल होगा Gm1m2/r²। m क्या है, द्रव्यमान है, जिसका क्या होता है, मात्रक, किलोग्राम। r क्या, दोनों के
बीच की दूरी है, तो ये एक बल आ गया, तो ये एक फार्मूला बन गया। हम लोग फार्मूला बनाते हैं, पहले क्या करते हैं साइंटिफिक स्टडी में चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर बार बार हम लोग एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में उसको बार बार करने की कोशिश करते हैं, फिर करने के बाद फिर एक फार्मूला देते हैं, उस फार्मूला को चेक करते हैं, सही होगा तो फार्मूला परमानेंट हो जाता है, गलत होता है तो दोबारा हम लोग कोशिश करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन। कौन सा अध्ययन? तो ये सब जस्ट आप लिखते जाइए, कौन सा अध्ययन, इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साइंटिफिक स्टडी। तो साइंटिफिक स्टडी में क्या करते हैं, पहले चीज़ों को गौर करते हैं, ऐसा हुआ ठीक है, ऐसा हुआ तो फिर दोबारा उसको बार बार करने की कोशिश करते हैं, फिर वहाँ से एक मैथमेटिकल, फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्वालिटी है। जैसे अब अर्थ और ये ज़मीन है और ये पेन है, ज़मीन और पेन एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। अब आकर्षित करती है तो ठीक है, आकर्षित करती है तो उसका नाम हमने दिया क्या, कैसा आकर्षित करने को क्या बोले, उसको हम लोग बल बोले। जब आकर्षण होगा, दोनों में खिंचाव होगा, तो उसका नाम हमने क्या दिया, बल, तो उसका नाम है गुण, क्वालिटी। अब क्वालिटी के बाद क्या होती है, क्वांटिटी, कि कितना, तो कितने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला बनाना पड़ता है। पहले हम देखते हैं चीज़ों को, उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर क्वालिटी के बारे में बताते हैं, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, फिर मैथमेटिक्स को लेके आते हैं, फिर फार्मूला देते हैं, तो फार्मूला सही है या गलत है, फिर उसको वेरीफाई करते हैं। अगर वेरीफाई हो गया तो वो हमेशा रह जाता है, और गलत हो गया तो फिर दोबारा उसको बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसी का नाम क्या है हमारा, वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, तो हम लोग जब भी प्रकृति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो प्रकृति के कुछ नियम होंगे, आप सुने भी होंगे क्लास 9th में, 9वीं क्लास में आप लोगों ने सुना होगा न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु अगर चल रहा है किसी दिशा में तो वो चलते रहेगा जब तक उस पर बाह्य कार्य न करे। दूसरा क्या कहता है, और भी तीसरा क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया का समान किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना, हर एक क्रिया का समान किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होता है या होती है, देख लीजिएगा जो भी हो। लेकिन ये है कि वो जो नियम बने, वो नियम कहाँ से आया, प्रकृति से आया। तो प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं उसको जानने के लिए हमको नियम बनाना पड़ता है। तो प्रकृति में क्या हो रहा है, जो पृथ्वी के चारों ओर क्या घूम रहा है बताइए, पृथ्वी के चांद घूम रहा है, उसको हम उपग्रह कहते हैं, ये हमारा ग्रह है। उसी तरह से सूरज के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, मतलब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमता है, फिर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो इस तरह से चीज़ें प्रकृति में हो रहा है। तो प्रकृति में ये सारी चीज़ें हो रही है, तो केपलर आया, आप सुने होंगे केपलर ने नियम दिया, फिर उसके बाद न्यूटन ने दिया, तो ये सारी चीज़ें आई। तो प्रकृति में चीज़ें हो रही हैं, उसको देख के हम लोग नियम बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। तो प्रकृति और उसके नियम का अध्ययन को हम लोग भौतिकी कहते हैं। तो भौतिकी को अगर हम लोग परिभाषित करें तो क्या है ये, प्रकृति और उसके नियम का अध्ययन, और उसके नियम का अध्ययन, नियम का अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। सिंपल सी बात है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिक्स। याद रहे, फिजिक्स मतलब कुछ और है, फिजिक्स का मतलब होता है बॉडी, शरीर, और फिजिक्स भौतिकी ये एक विषय है जिसमें क्या होता है बताइए। आपको पूछा जाए कि क्या है भौतिकी, तो आप क्या कहिएगा, सिंपल सी बात है, प्रकृति और उसके नियम का अध्ययन को हम क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे, भौतिकी कहेंगे। द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड नेचर, द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। सिंपल सी बात, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। प्रकृति और उसके नियम का अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, भौतिकी कहेंगे। तो सिंपल सी बात है। और उसके बाद भौतिकी में या साइंस में कैसा स्टडी करेंगे हम लोग, वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, फिर अच्छे से गौर और फिक्र करेंगे, उसके बाद फिर उसके फॉर्मूले को बनाएंगे, क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में जानेंगे, फार्मूला को वेरीफाई करेंगे। अगर वो सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो गलत अगर हो गया साबित, तो फिर उसको दोबारा बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और फिजिक्स का जो वर्ड आया वो कहाँ से आया, 15th सेंचुरी में कोई फिजिकी इस तरह का है या कोई दूसरा लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकृति। ठीक है, तो इस तरह से हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ क्या होता है, ऑरिजिन होता है। तो ये सिंपल सी बात हमारी हो गई। तो क्या है भौतिकी बताइए, भौतिकी है प्रकृति और उसके नियम का अध्ययन, उसी को हम क्या कहेंगे, भौतिकी कहेंगे। तो जो भी आप हिंदी माध्यम के बच्चे देख रहे हैं, मुझे लगता है आपको परेशानी नहीं हो रही है। तो आपको जो परेशानी नहीं हो रही है, आपको कैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताते जाएं, तब हम समझ पाएंगे कि किस तरह से आगे बढ़े, हमको क्या क्या कहाँ सुधारना है। वैसे अभी लेक्चर अभी हम लोग कर रहेंगे, लेकिन आप ध्यान रहे कि अगर मैं अगर बीच में अगर कहीं गड़बड़ हो जा रहा हूँ, जैसे मेरी हो सकता है मैं हिंदी में पढ़ाते पढ़ाते कहीं पे इंग्लिश में बात करने लगा, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे हम अपने आप को और भी हिंदी में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है, आप आराम से मुझे बोल सकते हैं, मेरी बात समझ आ रही है, ये सिंपल सी बात है।
उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात आती है फिजिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं। चलिए फिजिक्स की बात तो हो ही रही थी, अब जब हम चीज़ों को जानते हैं, जैसे नेचर की बात करें, नेचर को आप मान सकते हैं कि क्रिकेट आप तो खेले होंगे, तो क्रिकेट क्या है कि मानते हैं कि आप बिल्कुल नया नया है क्रिकेट में, आपकी उम्र 20 साल है, लेकिन आपने क्रिकेट जो एक खेल है उस खेल को आपने कभी नहीं देखा, पहली बार आप देख रहे हैं। तो पहली बार देखेंगे तो आपको तो देखना पड़ेगा, गौर व फिक्र करना पड़ेगा ना। जैसे नेचर को हम पहली बार देख रहे हैं, बच्चा पैदा हुआ तो वो पैदा होते ही क्या देखा कि वो जब कलम को छोड़ता है, कोई ऊपर में कोई चीज़ को छोड़ता है तो कहाँ गिरता है, नीचे की तरफ। ये तो पैदा होते ही चीज़ों को देखने लगता है। तो पैदा होते ही एक बंदा फिजिक्स को जानने की कोशिश शुरू कर देता है, मतलब जानना शुरू कर देता है। तो हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर एक जवान क्या है बताइए, भौतिक शास्त्री है। चूंकि भौतिकी जो है ना वो किसका अध्ययन है, प्रकृति का अध्ययन है, प्रकृति को सब देख रहा है। तो मानते हैं कि क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिकेट एक कोई चीज़ है जो हो रहा है, ठीक है। अब वो पहली बार कोई देखा, पहली बार क्या देखा बताइए, पहली बार देखा कि दो बंदा है, इधर भी खड़ा है उधर भी खड़ा है, एक दौड़ के आया, बॉल फेंका उसके बाद मारा, ठीक है। मारा तो क्या हुआ कि या बॉल फेंका, उसके बाद पीछे कीपर है उसको पकड़ रहा है, बॉल को पकड़ा, उसके बाद वो इसको थ्रो करके किसमें मारा, स्टैम्प पे मारा। तो कुछ नहीं हुआ, बोला अरे स्टैम्प में मारा, स्टैम्प गिर गया लेकिन वो आउट नहीं हुआ। तो वो क्या समझा कि स्टैम्प पर अगर बॉल लगता है तो उससे आउट नहीं होता है। मेरी बात समझ आ रही है, स्टैम्प पर बॉल लगता है तो आउट नहीं होता है। कैसे मारा, कीपर ने कहाँ पे मारा बताइए, स्टैम्प में। लेकिन दूसरे दिन वो जब एक चीज़ सीख लिया कि स्टैम्प में मारने से आउट नहीं होता, जस्ट ऐसे ही स्टैम्प लगा हुआ है। लेकिन दूसरे दिन जब आया वो देखने के लिए, फिर उसके बाद बॉलर बॉलिंग कर रहा है, कीपर कीपिंग कर रहा है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि बैट से उसके बाद क्या हुआ कि वो जो ही बॉल कीपर की तरफ गया वो दौड़ने लगा, कौन, जो बैटिंग कर रहा था, और दौड़ने लगा। तो जो ही दौड़ने लगा वो बीच में ही था, तो कीपर ने उसको क्या किया, बॉल को फेंका और स्टैम्प में लगा। स्टैम्प में लगने के बाद अंपायर कह रहा है आउट हो गया। तो उससे गौर किया कि कल तो आउट नहीं हुआ था, आज आउट हो गया। इसका मतलब वो नई चीज़ जाना कि आउट तब नहीं होगा जब वो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन अपनी जगह से भाग जाए, रन बनाने लगे और वो बीच में रहे और कोई उस पर बॉल स्टैम्प में लाके लगा दे तो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ नहीं आती हैं। जैसे मान लेते हैं एक बंदे ने कैच पकड़ा और वो बिल्कुल बाउंड्री से बाहर जाके पकड़ा, जो फील्डिंग कर रहा है, तो देखा आउट नहीं दिया अंपायर, लेकिन फिर बाउंड्री के अंदर कोई कैच पकड़ा तो आउट दे दिया। तो इससे वो नया एक नियम के बारे में जाना कि बाउंड्री के अंदर अगर कैच पकड़ता है तो क्या है बताइए, आउट है, और बाउंड्री के बाहर फिर आउट नहीं है। फिर एक दिन क्या हुआ कि बाउंड्री के अंदर ही पकड़ा लेकिन आउट नहीं है, बोलता है नो बॉल। अरे नो बॉल कैसा होता है, तो फिर बाद में वो देखा कि अरे वो तो जो बॉलर जो बॉलिंग दे रहा, बॉल फेंक रहा है, वो इसकी एक सीमा होती है, उससे अगर आगे बढ़ के बॉलिंग दे तो उसका बॉल नो बॉल होता है। उसमें क्या होता है, अगर बॉल मारेगा भी तो कैच करने के बाद भी वो आउट नहीं होगा। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को जानने की कोशिश, ये एक आपका क्या नेचर है, क्रिकेट मान लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारे नियम हैं, आप देखते देखते चीज़ों को और भी जानते हैं। तो नेचर को आप जितना जानने की कोशिश करेंगे आप उतना क्या जानते जाएंगे, फिजिक्स जानते जाएंगे। तो फिजिक्स जानने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप नेचर को जानने की कोशिश करें, प्रकृति को, कुदरत को, जो भी हो रहा है, अल्लाह ने जो पूरा भगवान ने जो पूरा प्रकृति बनाया है, इस पूरी प्रकृति की में जो भी फिनोमेना, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं के बारे में आप जितनी जानने की कोशिश कीजिएगा उतना ज़्यादा आप क्या जान सकते हैं, फिजिक्स जान सकते हैं। वैसे ही क्रिकेट के नियमों को आप जितना ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिएगा उतना आप क्या जान सकते हैं, क्रिकेट जान सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। एक बात आती है कि जो भी चीज़ जानेंगे तो उसका एक मेज़रमेंट, मापना, उसके अंदर जो भी हिसाब किताब करना वो बहुत ज़रूरी है। जैसे ये फार्मूला ही देखें, ये पूरा का पूरा क्या है, इसको बोलेंगे तो क्या है, जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुना द्रव्यमान 1 गुना द्रव्यमान 2 बटे दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, ये इतना बड़ा आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर फॉर्मूले में लिखते हैं तो कितना छोटा हो जाता है। ये मैथमेटिकल मॉडलिंग बोलते हैं इसको, गणितीय रूप। कौन सा रूप है, गणितीय रूप। तो ठीक है, तो ये जो है ना, ये इसकी भाषा है। तो गणित अगर समझ जाते हैं, अगर मैथमेटिक्स समझ जाते हैं तो फिजिक्स को हम, भौतिकी को आराम से समझ सकते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि जो गणित है, गणित क्या है बताइए, भाषा है किसकी, फिजिक्स की। गणित, या यूं समझ सकते हैं अधूरा है वो, गणित भौतिकी की भाषा है। ये सब छोटे छोटे बिंदु हैं, लिखते जाइए कि
भाषा है। तो बताइए दोनों इंटर रिलेटेड है। मतलब फिजिक्स को गणित की ज़रूरत है। मतलब गणित जो है ना, गणित खुद फिजिक्स नहीं है, गणित खुद भौतिकी नहीं है, लेकिन गणित की वजह से भौतिकी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आप उसको कह सकते हैं कि गणित भौतिकी की क्या है, भाषा है। जैसे आप सामाजिक अध्ययन पढ़ते हैं, सामाजिक अध्ययन या जैसे सिविक्स पढ़ रहे हैं या आप इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास को आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं या हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी आपका माध्यम है, वो आपकी भाषा है, लेकिन इतिहास तो इतिहास है ना। उसी तरह से फिजिक्स की जो भाषा है वो कौन है, बेसिकली ऐसे आप हिंदी में लिख रहे हैं चीज़ों को, लेकिन उसका जो बेसिक भाषा है, उसकी जो मूल भाषा है वो क्या है, मैथमेटिक्स है, गणित है। मेरी बात समझ आ रही है? फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। अब दो बातें आती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्रक्स ऑफ फिजिक्स या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, फंडामेंटल, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको मिटा दूं, गणित भौतिकी की क्या है, भाषा है। तो भौतिकी को हम लोग समझ रहे हैं, क्या है भौतिकी, आपको यही याद रखना है, जस्ट प्रकृति और उनके नियमों का अध्ययन को हम लोग भौतिकी कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे भौतिकी में जो हमारी राशियां आएंगी, इसको भौतिक राशि कहेंगे बाद में। टू फंडामेंटल, प्रमुख विचार यहाँ पे लिखा हुआ है, या यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रमुख विचार, जो भी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, तो मूल सिद्धांत, मूल विचार जो भी है, आप उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मतलब दो चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे फिजिक्स में, क्या क्या, हिंदी में इसको कहते हैं एकीकरण, 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 और दूसरा जो है उसको बोलते हैं न्यूनीकरण। कुछ कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में ज़्यादा समझ आएगा। मूल सिद्धांत मतलब बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिकली हमको क्या क्या जानना है, एकदम फंडामेंटली जो बिल्कुल जानना ही है। कैसे पढ़ते हैं आप किसी भी चीज़ को, कैसे पढ़ते हैं बताइए। एक हेडिंग होता है ना, जैसे आप अगर पढ़ें, आपने गति पढ़ा होगा, कहाँ पे, क्लास 9th में, क्लास 10th में क्या पढ़े होंगे आप, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे, मैग्नेटिज्म पढ़े होंगे, बिजली, हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत के बारे में पढ़े होंगे, विद्युत धारा के बारे में। तो एक चैप्टर है उसका नाम है, जैसे आप कोशिका के बारे में पढ़े होंगे, या बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी किताब आप जब पढ़ते हैं तो उसका एक चैप्टर जो होता है वो हेडलाइन होता है। वो क्या होता है, हेडलाइन। मतलब वहाँ आप क्या करते हैं कि एक चीज़ है, गति के बारे में पढ़ना, बट गति के अंदर आप क्या क्या पढ़े होंगे, गति के अंदर आप पढ़े होंगे दूरी के बारे में, विस्थापन के बारे में, चाल के बारे में, वेग के बारे में, त्वरण के बारे में। तो आपका हेड टॉपिक क्या हो गया बताइए, गति। गति के अंदर ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। वो एक चीज़ से जो बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। तो बेसिकली वहाँ यूनिफिकेशन की बात, ये मतलब एकीकरण, ये यूनिफिकेशन है, UNIFICAT, और इसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। इसमें मैं कुछ लिखाऊंगा नहीं, आप किताब से भी पढ़ सकते हैं। तो यूनिफिकेशन जैसे मैंने बोला, F = G(m1m2/r²), ये फार्मूला अगर आप कभी पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। तो ये फार्मूला क्या है ना, कि जैसे सेब गिरा नीचे की तरफ, या आप जानते होंगे कि ग्रह के चारों ओर, ये अर्थ के चारों ओर, इस पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है लगातार। तो ये जो चंद्रमा लगातार चारों तरफ घूम रहा है, ये अलग घटना है। ये सेब का नीचे की तरफ, कलम का नीचे की तरफ गिरना अलग घटना है। इस तरह से समुद्र में बहुत सारे लहर आते हैं, वो अलग घटना है। ये बहुत सारी घटनाएं, अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन सबको समझने के लिए हम लोग एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, F = G(m1m2/r²). इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण में एक नियम दिया, उस नियम से बहुत सारी घटनाएं क्या हो गई, समझ आ गई। अब बोलिएगा अभी कैसे इतनी सारी समझ आएंगी, अभी जस्ट हम इंट्रोडक्शन, परिचय दे रहे हैं, बाद में चीज़ों को हम तो जानेंगे। तो इस फार्मूला से, इस सूत्र से, इस नियम से हमने बहुत सारी घटनाओं के बारे में जाना, इसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन। मेरी बात समझ आ रही है? तो बहुत सारी घटनाओं को जानने के लिए जो एक नियम देते हैं, उस नियम से जो बहुत सारी घटनाएं जानते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन, एकीकरण। सबसे पहले एकीकरण का होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिडक्शनिज्म में। इसमें क्या, जैसे जनरेटर के बारे में आपको जानना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर का नाम सुने होंगे आप। अब उसको जानना है तो उसके अंदर के पार्ट्स को, आप खुद के बारे में जानेंगे तो अंदर के पार्ट्स के बारे में आप तो जानने की कोशिश कीजिएगा ना। जैसे पेड़ है, पेड़ तो क्या है, पेड़ बड़ा सा पेड़ है, उसके अंदर पत्ते, पत्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ें, उसके बारे में जानने की कोशिश करना है। तो तोड़ तोड़ के जो पढ़ना है उसी को बोलते हैं रिडक्शनिज्म।
ठीक है। तो दो चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से फिजिक्स में फॉलो करते हैं। एक तो पहले हम लोग एक यूनिफिकेशन एक अलग चीज़ हो गई, मतलब चीज़ों को एक बहुत सारी घटना है, उस बहुत सारी घटनाओं को किसी एक नियम से जानने को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन। और कोई एक डिवाइस के बारे में जाना, उसके अंदर तोड़ तोड़ के चीज़ों को जानने को रिडक्शनिज्म। वैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यूँ जाने कि तोड़ तोड़ के चीज़ों को पढ़ने को क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म। और किसी एक नियम से बहुत सारे घटनाओं को समझ जाना, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफिकेशन। तो सिंपल सी बात है, आप इतना नोट डाउन करें, धीरे धीरे और भी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग भौतिकी का परिचय दे रहे हैं। अब सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस क्या कहता है? सिलेबस को हम लोग कहते हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इसको हिंदी में देखते हैं क्या कहलाता है ये। भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट। प्रयोजन और उत्तेजना को स्कोप एंड एक्साइटमेंट कहते हैं। आप चाहें तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यही बेसिकली हमारा सिलेबस है। नाम सुने होंगे सिलेबस। क्या क्या हम लोग पढ़ने जाएंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सिलेबस, ठीक है। तो इंग्लिश भी एनसीईआरटी मेरे पास है, वैसे आप एससी वर्मा पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये आपका स्कोप एंड एक्साइटमेंट। अब सिलेबस की अगर बात करें, सिलेबस को भी दो भागों में बांटा गया है। एक दो वर्ड आप इस्तेमाल कीजिएगा, सूक्ष्म, बहुत छोटा, एक बड़े तौर पर, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको तो इंग्लिश में लिखूंगा। एक को बोलेंगे हम लोग माइक्रोस्कोपिक होगा, और एक क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक। ये बात आप ध्यान से रखें कि याद रखें, मैक्रो और ये क्या है, माइक्रो। ये आपको माइक्रो मतलब सूक्ष्म, मैक्रो मतलब बड़ा सा। मैक्रो का हम लोग वो भी जान लेते हैं, मैक्रो इन हिंदी, मैक्रो को मैक्रो ही लिखा जाता है, ठीक है। तो चिंता ना करें। तो ये माइक्रो बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो कहते हैं। बहुत छोटी, आप समझेंगे बहुत छोटी क्या, मैक्रो बहुत बड़ी चीज़, ठीक है। जैसे आप परमाणु के बारे में बात करें, छोटा सा जो दिखता भी नहीं है वो आपका माइक्रो में आएगा। और मैक्रो, ये जो पूरी दुनिया है इतना बड़ा है, उसको मैक्रो कहेंगे। तो छोटी, आप याद रखें, अत्यंत छोटी चीज़ों को क्या कहेंगे, माइक्रो, और अत्यंत बड़े चीज़ों को क्या बोलेंगे, मैक्रो, ठीक है। अभी इतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो फिजिक्स के सिलेबस को हम लोग दो भागों में बांट दिए हैं, एक मैक्रो और माइक्रो। ज़्यादातर चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, मैक्रो में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, मैक्रो में। तो ध्यान रहे कि सिलेबस को दो भागों में बांटा गया मोटे तौर पर। एक बहुत बड़े जो चीज़ें दिखेंगी हमें, वो बड़ा जो दिखेगा उसको मैक्रो कहेंगे, और जो छोटा होगा उसको माइक्रो कहेंगे। आप इंग्लिश से घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैक्रो की अगर बात करें, मैक्रोस्कोपिक में, ठीक है, इसमें भी दो बात होगी। क्लास 11th की अगर बात करें, 11th में सबसे पहले यांत्रिकी आएगा। क्या आएगा, मैकेनिक्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यांत्रिकी। इसमें आप वही किताब के अंदर आप चीज़ों को जानने की कोशिश, गति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, गति के बारे में, फिर उसके गति के नियम के बारे में। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे बताइए। इसमें सबसे पहले गति के बारे में, मोशन, फिर गति के नियम के बारे में जानेंगे। उसके बाद आप क्या जानिएगा बताइए, फिर उसके बाद जानिएगा वर्क और एनर्जी, मतलब कार्य और ऊर्जा के बारे में जानिएगा, कार्य और ऊर्जा के बारे में। फिर क्या जानिएगा, ग्रेविटेशन, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठोस और एक बहता है, इसको फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। एक उसके बारे में, उसके गुण के बारे में जानेंगे। उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति के बारे में जानेंगे। उसके बाद ध्वनि के बारे में जानेंगे, सारी चीज़ें। दूसरा जो 11 में पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ेंगे इसमें, थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स हिंदी में क्या कहते हैं देख लेते हैं हम।
थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्म प्रवैगिकी, मतलब ऊष्मा के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। किसके बारे में? ऊष्मा के बारे में। तो ऊष्मा के बारे में इसमें क्या क्या पढ़ेंगे बताइए? ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद तापमान के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हम लोग छोड़ते हैं अभी। तो बेसिकली एक मैकेनिक्स हो गया और एक थर्मोडायनेमिक्स हो गया। मतलब ऊष्मा के बारे में जहाँ पढ़ते हैं उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, उसमें ऊष्मा तापमान के बारे में पढ़ेंगे, और गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, ये सब के बारे में कहाँ पे पढ़ेंगे? मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो ये सिलेबस है जस्ट 211 में हम लोग बेसिकली मैक्रोस्कोपिकली क्या क्या पढ़ेंगे बताइए? थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स। इसको बोलते हैं ऊष्म प्रवैगिकी, ऊष्म प्रयौगिकी। तो नाम से बता देंगे, इसको बोलते हैं ऊष्म प्रयौगिकी। और दूसरा यांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिकली मैक्रोस्कोपिक हो गया, मतलब बड़े तौर पर जो चीजें दिखती हैं। और बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में जब पढ़ेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ेंगे 12th में? किस में पढ़ेंगे? 12th में प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक में। ये तो 11th हो गया। 12th में क्या पढ़ेंगे बताइए? अगर मैक्रोस्कोपिक की बात करें 12 क्लास में, जस्ट सिलेबस के बारे में बता रहे हैं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही लिखते हैं अभी, विद्युत चुंबक बोल सकते हैं आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये विद्युत, मैग्नेटिज्म चुंबक, वैद्युत चुंबक जो भी है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसका नाम क्यों पड़ा? आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, जब आवेश के बारे में पढ़ लिया था। आवेश जब क्या चलने लगता है तो किसके क्या आता है? जो नज़दीक के जो मैग्नेट हैं, जो मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेट की जो चुंबकीय सुई है, वो क्या होने लगता है? डिफ्लेक्ट, हिलने लगता है। इसका मतलब ये है कि जो अगर चलने लगे, आवेश चलने लगे तो क्या हो जाता है? आवेश चलने लगे तो आसपास में चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। मतलब जो आवेश है ना, वो आवेश ही कौन सा क्षेत्र पैदा करता है? चुंबकीय क्षेत्र। रुका हुआ रहने से विद्युत क्षेत्र और चलने से चुंबकीय क्षेत्र, और दोनों मिलकर क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आवेश के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद और भी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा क्या पढ़ेंगे बताइए? दूसरा पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में। ठीक है, बेसिकली दो चीज़ें पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक में, एक तो हो गया हमारा विद्युत चुंबक के बारे में और दूसरा प्रकाश के बारे में। मेरी बात समझ आ रही है? उसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक में। माइक्रोस्कोपिक में जो हम लोग पढ़ते हैं वो एक्चुअली उसको माइक्रो मतलब बहुत सूक्ष्म वाला, इसको क्वांटम फिजिक्स 12th में ही सारा है। 12th में इसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटम फिजिक्स। फिर मैं कहूँ कि सबकी हिंदी नहीं जाननी है, क्वांटम को क्वांटम ही कहते हैं। क्वांटम को क्या कहते हैं? क्वांटम। क्वांटम फिजिक्स में हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, परमाणु के बारे में, नाभिक के बारे में, उसके बाद सेमीकंडक्टर के बारे में, फोटोन के बारे में, ये सब बाद में हम लोग जानेंगे। ये तो ये छोटी छोटी बातें हो गई। ठीक है, अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आप रसायन शास्त्र पढ़ते हैं तो रसायन शास्त्र में फिजिक्स का क्या इस्तेमाल होता है, भौतिकी का रसायन शास्त्र से क्या मतलब है। जैसे आप पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच लगता क्या है? बेसिकली बल ही तो लगता है ना। चाहे वो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली दोनों के बीच क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो इसका मतलब केमिस्ट्री में भी, रसायन शास्त्र में भी भौतिकी का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे बल की बात होती है। उसी तरह से अगर हम किसकी बात करें? बायोलॉजी की बात करें, जीव विज्ञान की बात करें, पत्तों के बारे में जानते हैं। पत्तों को ठीक से समझने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। और माइक्रोस्कोप कहाँ से हम लोग पढ़ते हैं? कहाँ से चीज़ें आई हैं? वो फिजिक्स से ही आई, भौतिकी से आई है। तो बायो पढ़ें आप, बायोलॉजी पढ़ें, उसमें भी तो हिसाब किताब करना पड़ेगा ना। उसमें भी आपको प्रेशर के बारे में, दाब के बारे में जानना पड़ेगा। वो प्रेशर कितना हुआ, बायोलॉजी की बात करते हैं हम लोग। तापमान कितना है जब फीवर आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? फिजिक्स में। तो फिजिक्स में बायो को भी फिजिक्स की ज़रूरत है, और मतलब जीव विज्ञान को भी और रसायन शास्त्र को, दोनों को किसकी ज़रूरत है? फिजिक्स की। मेरी बात समझ रहे हैं? फिजिक्स को किसकी ज़रूरत है? भौतिकी को गणित की ज़रूरत है। तो गणित भौतिकी की क्या है? भाषा है। तो ये सब रिलेशन है किसका? और विषय का भौतिकी के साथ। और उसी तरह टेक्नोलॉजी की बात करें अगर, बहुत सारी बातें हैं और भी। फिजिक्स, अगर फिजिक्स जान लेंगे तो हमारा क्या क्या हो सकता है? एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स उसको कहते हैं।
ऐसे ही आप जान लें कि डेली लाइफ में जो क्या होता है, इस पेन को नीचे छोड़ेंगे तो नीचे ही गिरेगा, ये डेली लाइफ है, ये एक्साइटमेंट, इससे हमको पता चला अरे फिजिक्स, यही फिजिक्स है, तो हाँ यही भौतिकी है, तो इसी के बारे में लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भौतिकी है तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जहाँ भी जो भी चीज़ होता है, हम बॉल को फेंकते हैं तो ऐसे जाता है, इसको पैराबोला बोलते हैं, बॉल को फेंकना ऐसे जाता है, ये भी फिजिक्स है, ये भी भौतिकी है। तो जो भी घटना, रेनबो है, इंद्रधनुष वहाँ पे देखते हैं, अरे ये भी भौतिकी है। दो चुंबक आपस में मिल रहा है या आकर्षण हो रहा है, विकर्षण हो रहा है, वो भी क्या आपका भौतिकी है। तो जब आप देखेंगे दुनिया में जितनी सारी चीज़ें आपके आमने सामने हो रही हैं, वो सारी चीज़ें भौतिकी हैं, तो आपको उसको पढ़ने में और मज़ा आएगा। ठीक है, उसमें बहुत सारा प्रयोग करते हैं, उसके बहुत सारे उपयोग हैं। उपयोग क्या है, हवाई जहाज़ चल रहा है तो क्या फिजिक्स को ही ठीक से हम लोग आगे लेके बढ़ाएं, जिसकी वजह से हवाई जहाज़ चल रहा है। आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप क्या है, फिजिक्स को ही ठीक से लेके आगे बढ़ें, भौतिकी को। उसके बाद फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे आपको पता है स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। अगर आपकी स्पीड अगर पता, आपकी चाल पता है, दूरी पता है, तो आपको पता हो जाएगा कितना समय लगने वाला है आपको। तो आप गए नहीं है तो टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आपको दूरी पता है, चाल पता है, उससे आप समय को पता कर सकते हैं कि इतनी चाल में इतनी दूरी तय करनी है तो कितना समय लगेगा। तो ये समय आप पहले से पता कर लिए। इसी को इस्तेमाल करके कौन इस्तेमाल करता है, गूगल मैप्स इस्तेमाल करता है, थोड़ा सा भीड़ भाड़ का इस्तेमाल करता है, उसका इस्तेमाल करके फिर समय का पता करता है कि यहाँ से वहाँ तक जाने में अभी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इसके अकॉर्डिंग हम, इसके अनुसार हम इतनी दूरी कितना वक्त में तय कर लेंगे, कितने समय में तय कर लेंगे। तो वो समय के बारे में हम लोगों को पता है, वो समय कितना लगेगा ये अभी तक पहुंचे नहीं हम लोग, लेकिन उससे पहले ही पता कर लेते हैं। तो भविष्यवाणी भी हम कर सकते हैं। कहाँ से, अगर भौतिकी को ठीक से समझ जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। यही एक्साइटमेंट है। और टेक्नोलॉजी, मतलब फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या है, मतलब उद्योग के साथ, टेक्नोलॉजी बोलते उसको, टेक्नोलॉजी। तो फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, भौतिकी का उद्योग के साथ क्या लेन देन है, मतलब क्या लेना देना है। जैसे आप बाद में सिलिकॉन चिप्स के बारे में जानिएगा। सिलिकॉन चिप्स अभी जानेंगे, सिलिकॉन जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है, उसको जानने से सेमीकंडक्टर हम जाने। और सेमीकंडक्टर जब ठीक से जान लिए, सेमीकंडक्टर क्या होता है, चालक और अचालक के बीच में कोई चीज़ होता है, उसको बोलते हैं अर्धचालक। वो अर्धचालक को जानने के बाद इतना ज़्यादा मतलब ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, जिससे हम लोग लैपटॉप बना पाए, फ़ोन बना पाए, उसके बाद टैब बना पाए। जितनी सारी आप चीज़ें देख रहे हैं चकाचौंध वाली, वो सारी की सारी चीज़ें किसमें, सेमीकंडक्टर से ही, मतलब अर्धचालक से ही बना है। उसके बाद हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में जब जान लिए, प्रकाश भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। वो कैसे पैदा होता है, आवेश को जब हम लोग त्वरित करते हैं। जब वो जान लिए तो वायरलेस कम्युनिकेशन, मतलब जो चीज़ें आप देखते नहीं है, यहाँ से वहाँ आप आवाज़ को पहुँचा रहे हैं लेकिन कोई वायर नहीं है, ये किसकी वजह से हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग की वजह से। फिर आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ये क्या है, एक हमारा आज परिचय है फिजिक्स का, जिसकी वजह से आप, एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें लास्ट में पढ़नी है वो क्या है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस, मूल बल। नेचर में बहुत सारे बल हैं जो आप पढ़े होंगे, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फंडामेंटल फोर्सेस। इसको भी दो भागों में बांटा गया, एक माइक्रो में, माइक्रोस्कोपिक, और एक मैक्रोस्कोपिक। इस समय समझिए इसको आप समझिए। लॉन्ग रेंज, ये दूर, लंबा स्तर कह सकते हैं इसको, लॉन्ग रेंज, और ये शॉर्ट रेंज। ठीक है, लॉन्ग मतलब लंबा, बहुत दूर दूर तक, शॉर्ट मतलब बहुत छोटी सी दूरी तक। आप बहुत दूर तक, बहुत छोटी दूरी तक, बहुत छोटी दूरी तक। ठीक है, अब ये दो चीज़ें क्या हैं, बहुत सारे बल आपने पढ़ा होगा। जैसे दो चीज़ें, अर्थ है और ये पेन है। याद रहे कि जितना कलम अर्थ पर बल लगाता है उतना ही बल अर्थ भी कलम पर लगाता है। मतलब पृथ्वी जितना बल लगाता है कलम पर, कलम भी उतना ही बल किस पर लगाता है। बाद में समझेंगे कि फिर ये क्यों जाता है। ये इसलिए जाता है कि त्वरण किसका ज़्यादा है, त्वरण इस कलम का ज़्यादा है। क्या फार्मूला होता है बल का, बताइए, मास गुना एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, F/m। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका त्वरण कम होगा, इसका द्रव्यमान कम होगा, कलम का द्रव्यमान कम है तो त्वरण ज़्यादा है। ये समझ जाएंगे। इसको दो भागों में बांट दिया गया। क्या क्या, एक तो हो गया अर्थ, कलम और अर्थ के बीच जो लग रहा है, पृथ्वी और कलम के बीच। दो कोई भी वस्तु जिसमें दोनों में द्रव्यमान हो, दोनों के बीच जो बल लगता है उसको बोलते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल।
और आपको याद रहे ये सबसे कमजोर है, इससे कमजोर और कोई बल नहीं है, वीकेस्ट फोर्स कहा जाएगा। उसके बाद इसमें दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये किसकी वजह से लगता है बताइए? द्रव्यमान की वजह से, जिसको इंग्लिश में मास कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम। ये किसकी वजह से होता है? आवेश की वजह से। दो आवेशों के बीच जो बल लगता है या दो चुंबक के बीच जो बल लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय बल। शॉर्ट रेंज में क्या होता है? नाभिक के अंदर होता है। नाभिक के अंदर दो बल होता है, एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, NuClear, न्यूक्लियर, कमजोर नाभिकीय बल, आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी है। उसके बाद ये स्ट्रांग वाला, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, मजबूत नाभिकीय बल। ठीक है, तो वो क्या होता है? नाभिक के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, नाभिक के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, नाभिक के अंदर जो कण है, उन कण के बीच जो बल लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यादातर क्या होता है? मजबूत नाभिकीय बल होता है। बहुत कम ऐसे होते हैं, बीटा डी के उसमें पड़ेगा, न्यूट्रिनो और किसके बीच लगता है, तो उसको बोलते हैं कमजोर नाभिकीय बल। सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई बल है वो कौन है? स्ट्रांग। मजबूत नाभिकीय बल, प्रकृति में जितने सारे बल हैं सबसे ज्यादा मजबूत बल। फिर जान लीजिए बहुत सारे बल आपने पढ़ा होगा, सारा बल किसके अंतर्गत आ जाएगा? यही चार के अंतर्गत। लेकिन आप अभी क्या देखिएगा? यही दो। कौन कौन? गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसकी वजह से बताइए? द्रव्यमान की वजह से। और सबसे कमजोर यही होता है। विद्युत चुंबकीय बल किसकी वजह से? आवेश की वजह से। और सबसे मजबूत कौन है? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, मजबूत नाभिकीय बल। नाभिकीय हम बात ही नहीं कर, 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁻15 मीटर के बीच लगता है। ठीक है, तो सबसे मजबूत कौन हो गया पूछा जाए तो मजबूत नाभिकीय बल। सबसे कमजोर कौन हो गया बताइए? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल से मजबूत कौन होता है बताइए? गुरुत्वाकर्षण बल से मजबूत होता है आपका कमजोर नाभिकीय बल। उससे मजबूत कौन होता है? विद्युत चुंबकीय बल। और सबसे मजबूत कौन होता है? मजबूत नाभिकीय बल। अगर हम दोनों की बात ना करें तो सिर्फ अगर इस दोनों में तुलना करें तो सबसे कमजोर होगा गुरुत्वाकर्षण बल और सबसे मजबूत कौन होगा? विद्युत चुंबकीय बल। लॉन्ग रेंज इसीलिए पड़ा, ये बहुत दूर दूर तक इसका बल लगता है। लेकिन शॉर्ट रेंज इसका नाम क्यों पड़ा? छोटी सी, मतलब नाभिक के अंदर बहुत कम जगह होती है, उसी दूरी में बहुत कम दूरी होती है, 10⁻14 मीटर से लेकर 10⁻15 मीटर। उस छोटे से रेंज में ही, उस छोटे से स्तर में ही क्या लगता है बताइए? नाभिकीय बल लगता है। तो नाभिकीय बल बहुत छोटी सी दूरी तक लगता है, इसलिए इसका नाम क्या है? शॉर्ट रेंज, बहुत छोटी दूरी तक। और ये बहुत दूर दूर तक लगता है। एक पेन को अगर आप 10 किलोमीटर ऊपर भी छोड़ दें तो नीचे गिर जाएगा, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? लॉन्ग रेंज फोर्स। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये आपको ख्याल में रखना है कि पूरी प्रकृति में 4 ही बल हैं, उसमें भी 2 ही बल हैं। एक है हमारा शॉर्ट रेंज, एक है लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज तो नाभिक वाला बल की बात है, लॉन्ग रेंज में 2 ही बात होगी, आवेश के कारण विद्युत चुंबकीय बल और द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल। अब नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में हम लोग जो अब आएगा जो क्लास, उसमें अब हम सीधे फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अभी के लिए इतना ही। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।